नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि कोई आपको धोखा देकर के आपकी ज़मीन का रजिस्ट्री या विक्रय पत्र आपसे करवा लिया, तो क्या उस धोखा से करवाए गए रजिस्ट्री को आप न्यायालय में कैंसिल करवा सकते हैं, और करवा सकते हैं तो कब तक? इन्हीं दो बिंदुओं पर दोस्तों आज का ये वीडियो है। इसे हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट और कानून के प्रावधान के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ऐसा आपके अगल बगल में समाज में भी हुआ होगा कि कोई अनपढ़ है, गंवार है या बीमार है, तो परिवार का कोई दूसरा सदस्य उसे इलाज कराने के बहाने या अनपढ़ व्यक्ति को किसी काम के बहाने ले गया, राशन दिलवाने के नाम पर या दाखिल खारिज कराने के नाम पर, या किसी बहाने करके उस व्यक्ति को यहाँ से ले गया या इलाज कराने के नाम पर चलो तुम्हारा इलाज करा देते हैं, और उसे ले जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में धोखे से उसका पूरा का पूरा ज़मीन अपने नाम पर लिखवा लिया, रजिस्ट्री करवा लिया। तो क्या दोस्तों वह व्यक्ति जिसने अपना धोखे में ही रजिस्ट्री कर दिया, उसको जानकारी नहीं थी, मैंने ज़मीन बेचा, उसका एक नया पैसा नहीं मिला, वो अपने द्वारा किए गए रजिस्ट्री को पुनः कैंसिल करवा सकता है, और कैंसिल करवा सकता है तो कब तक करवा सकता है? दोस्तों, आइए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आने के पहले हम कुछ कानून के प्रावधान को समझें। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 101 यानी सेक्शन 101 ये प्रावधान करता है कि जो कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपने अधिकार की मांग के लिए पिटीशन दायर करता है या प्लेंट दाखिल करता है, उस व्यक्ति को न्यायालय के अंदर में यह साबित करना होगा कि इस पर तुम्हारा अधिकार कैसे है। अगर यह अधिकार साबित नहीं किया तो उसके पक्ष में न्यायालय का फैसला नहीं आएगा। यानी जो व्यक्ति न्यायालय से अपने पक्ष में रिलीफ की मांग करता है, उस व्यक्ति के ही ऊपर है कि वो अपने रिलीफ के लिए जो तथ्य दिए हैं उसे साबित करें न्यायालय में, अन्यथा नहीं। दोस्तों, अगर वो अपने तथ्यों को न्यायालय में साबित नहीं कर सका तो उसकी याचना के पिटीशन को, उसके अधिकार के पिटीशन को खारिज कर दिया जाएगा। अब सेक्शन 102 सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट है दोस्तों, साक्ष्य अधिनियम का धारा 102, इसमें यह प्रावधान किया गया है दोस्तों कि ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ तो उस व्यक्ति पर है जिसने न्यायालय से क्लेम किया, जिसने न्यायालय से याचना की, जिसने न्यायालय से अपने रिलीफ का क्लेम किया। लेकिन दोस्तों, बर्डन ऑफ प्रूफ तब शिफ्ट होकर के प्रतिवादी पर, यानी जो उत्तर दाता है, विरोधी हैं, उन पर चला जाता है जब वादी यानी केस करने वाला व्यक्ति कोई टेंजिबल एविडेंस दे। अगर कोई ठोस साक्ष्य हुआ व्यक्ति न्यायालय में प्रस्तुत किया कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई थी और यही प्रतिवादी, यही विरोधी ने किया था, धोखे से रजिस्ट्री करवा लिया, अगर कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो फिर सबूत का भार यानी वह मुकदमा साबित करने का भार वादी से हटके प्रतिवादी पर चला जाता है, खरीदार पर चला जाता है कि वह साबित करे कि तुमने धोखा देकर इस सेल डीड को कैसे नहीं करवाई। यानी कोर्ट मानेगा कि हाँ, धोखा देकर के इस रजिस्ट्री को करवाई गई थी, अगर कोई ठोस साक्ष्य मुकदमा करने वाला न्यायालय में दे देता है तब। दोस्तों, एक है सेक्शन 17 इंडियन लिमिटेशन एक्ट। एविडेंस एक्ट का 2 सेक्शन समझ गए, अब सेक्शन 17 इंडियन लिमिटेशन एक्ट है दोस्तों। इसके अनुसार कहता है डेट ऑफ नॉलेज अबाउट फॉर्जरी, यानी आपके साथ धोखेबाजी कब हुई, इसकी जानकारी आपको कब हुई। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बीमार आदमी है, इलाज के बहाने ले गया और रजिस्ट्री करवा लिया, उस बीमार को पता ही नहीं है कि हमसे रजिस्ट्री हो गया, और 10 साल या 20 साल बाद उसे पता लगता है। तो सेक्शन 17 इंडियन लिमिटेशन एक्ट यही कहता है दोस्तों कि 10 साल या 20 साल बाद भी जब उसे धोखाधड़ी का पता लगे, ठीक उस समय उसके पास मुकदमा करने का अधिकार है। यानी इस तरह के धोखेबाजी से कराए गए रजिस्ट्री में लिमिटेशन एक्ट का प्रावधान नहीं है दोस्तों। ऐसे साधारणतया लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 59 कहता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो रजिस्टर्ड हो, यानी सेल डीड हो, डीड ऑफ गिफ्ट हो, इसे कैंसिल कराने का समय सीमा तय है 3 साल। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर तो 20 साल गुजर गए, लेकिन 20 साल के बाद रजिस्ट्री करने वाले को मालूम हुआ कि मेरे साथ फॉर्जरी हुई थी, धोखेबाजी करके मेरा ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया था। ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति जिसने ज़मीन बेचा था वो 20 साल बाद भी अपने रजिस्ट्री को फॉर्जर डिक्लेयर करके अपना ज़मीन वापस पा सकता है। अब आइए दोस्तों, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जरा इस पर गौर फरमाएं। केस का टाइटल है दोस्तों रतन सिंह वर्सेस निर्मल सिंह कौर। सिविल अपील नंबर है दोस्तों 3681 एंड 3682 ऑफ 2020। 16 नवंबर 2020 को इसका फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हुआ दोस्तों। यह लेटेस्ट जजमेंट है और लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि जब आपसे कोई धोखे में रजिस्ट्री करवा लिया तो आप उस रजिस्ट्री को न्यायालय में जाकर कैंसिल करवा सकते हैं। अब इस केस का फैक्ट ये है दोस्तों, इस केस में वादी था निर्मलजीत सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट में रेस्पोंडेंट बन गया, उत्तरदाता बन गया दोस्तों। निर्मलजीत सिंह ने
रतन सिंह पर यह न्यायालय में मुकदमा किया 2011 में कि ऐसी सी बात है, मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी और मैं बीमार था, अनपढ़ था। मेरे अपने चचेरे भाई ने ज़मीन का दाखिल खारिज कराने के नाम पर सर्किल ऑफिस ले जाना था। वहाँ ले जा करके चूँकि पिता की मृत्यु हो गई थी तो उत्तराधिकार में मेरा नाम चढ़ना था, लेकिन वहाँ ना ले जा करके वो रजिस्ट्री ऑफिस ले गया और मेरे पिता की सारी ज़मीन को हमसे रजिस्ट्री करवा लिया। लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं, चूँकि वो कहा मुझसे क्या तुम्हारा म्यूटेशन हो जाएगा, कुछ दिन के बाद तुम्हारे पास उसका कागज़ चला जाएगा। हमें नहीं पता था कि हमसे वो रजिस्ट्री करवाया कि क्या, चूँकि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इस आधार पर इस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाए, चूँकि निर्मल सिंह गिल ने इस तरह का मुकदमा न्यायालय में किया था। साथ ही साथ दोस्तों वो एक पावर ऑफ अटर्नी भी ले लिया और पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर और ज़मीन भी बेच। तब निर्मलजीत सिंह कौर जो है सो न्यायालय में मुकदमा दायर किया दोस्तों कि हमें धोखा दे करके हमसे ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली गई है दोस्तों। लेकिन ये धोखाधड़ी का पता लगा उनको 10-12 साल बाद, यानी 12 साल के बाद निर्मलजीत सिंह चूँकि अनपढ़ भी थे, उनको 10-12 साल बाद यह पता लगा कि मेरे पिता की ज़मीन हमारे चचेरे भाई ने हमसे रजिस्ट्री करवा ली है। ये बहाना बनाकर कि चलो तुम्हारे उस ज़मीन का हम दाखिल खारिज तुम्हारे नाम पर करवा देते। ट्रायल कोर्ट ने इस सूट को यह कहते हुए डिसमिस कर दिया कि तूने रजिस्ट्री किया है, अब किए हुए रजिस्ट्री को पुनः कैंसिल नहीं किया जा सकता। तब निर्मलजीत सिंह कौर अपीलाट कोर्ट में गए दोस्तों। अपीलाट कोर्ट ने भी उनके पिटीशन को, उनके अपील को डिसमिस कर दिया। तब वो ऑनरेबल हाई कोर्ट चले गए, केरला हाई कोर्ट। ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने इस पावर ऑफ अटर्नी और रजिस्ट्री को धोखे से कराना मान करके कि हाँ ये रजिस्ट्री पावर ऑफ अटर्नी जो है धोखे में हुई है, उस रजिस्ट्री और पावर ऑफ अटर्नी को कैंसिल कर दिया दोस्तों। तब वह प्रतिवादी जो धोखे से पीओए बनवाया था, जो रजिस्ट्री करवाया था रतन सिंह, वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चला गया दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वर्तमान अपील है दोस्तों, रतन सिंह बनाम निर्मल सिंह गिल, इस अपील को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के सामने में 2 यक्ष प्रश्न थे। क्या 1999 में की गई रजिस्ट्री को 2011 में चैलेंज किया जा सकता है, यानी जमीन के रजिस्ट्री के 11-12 साल बाद? और क्या न्यायालय में मात्र कहने से कि मुझसे धोखे से रजिस्ट्री कराई गई है, रजिस्ट्री को धोखे से कराना मान करके रजिस्ट्री को कैंसिल किया जा सकता है? पहले बिंदु पर यानी क्या 11 साल के बाद रजिस्ट्री को चैलेंज किया जा सकता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब धोखाधड़ी के बारे में वादी को मालूम होगा या पक्षकार को जब धोखाधड़ी के बारे में मालूम होगा, तब वह न्यायालय में रजिस्ट्री कैंसिल कराने का मुकदमा दाखिल कर सकता है। इस मुकदमे में 11 साल बाद ही उस व्यक्ति को मालूम हुआ जिसका ज़मीन था कि मुझे धोखा देकर रजिस्ट्री करा ली गई। ऐसी परिस्थिति में 11 साल बाद भी इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। यानी सेक्शन 17 इंडियन लिमिटेशन एक्ट का सहारा लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धोखेबाजी की जब जानकारी हो उस समय भी वो आदमी केस कर सकता है जिसकी ज़मीन धोखे से बेच दी गई। यानी दोस्तों धोखे से बेची गई ज़मीन पर लिमिटेशन नहीं लगता। 50 साल बाद भी आप अपने धोखे से बेची गई ज़मीन की रजिस्ट्री को न्यायालय में जाकर के कैंसिल करवा सकते। अब दूसरा प्रश्न था कि क्या सिर्फ मुकदमा में यह कह देने से कि हाँ मुझसे रजिस्ट्री धोखे में करवा दी गई है, क्या इस रजिस्ट्री को धोखे से करवाई गई मानकर कैंसिल किया जा सकता है? मुकदमा को सुनने के क्रम में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 पिछले जजमेंट का साइटेशन दिया। प्रेम सिंह वगैरह बराम अन ये एक केस है दोस्तों। इसके अंदर में कहा गया है, इसमें निर्णय सुनाया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जब कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज न्यायालय के समक्ष आता है तो यह अवधारणा किया जाएगा या प्रिजम्पशन किया जाएगा कि यह दस्तावेज वैलिड है और सही है। दूसरे केस का टाइटल है दोस्तों अनिल ऋषि बनाम गुरबख्श सिंह। अपने इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मात्र कह देने से कि धोखे से रजिस्ट्री कराई गई, रजिस्ट्री को धोखाधड़ी से किया हुआ जालसाजी मानकर कैंसिल नहीं किया जा सकता। अगर रजिस्ट्री धोखे से कराई गई तो वादी यानी जिसने रजिस्ट्री धोखे से कराने को कोर्ट में चैलेंज किया है उसे न्यायालय में ठोस साक्ष्य टेंजिबल एविडेंस प्रस्तुत करना होगा। यानी विदाउट टेंजिबल एविडेंस नो फॉर्जरी कैन बी एंटरटेन बाय द कोर्ट। यानी दोस्तों बिना कोई ठोस साक्ष्य दिए हुए न्यायालय कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आपके द्वारा की गई रजिस्ट्री या विक्रय पत्र या पावर ऑफ अटर्नी जाली और फरेबी है। उपरोक्त दोनों निर्णयों से यह क्लियर हो चुका है दोस्तों कि जब न्यायालय में कोई रजिस्ट्री जाती है तो निश्चित तौर पर न्यायालय मानता है कि रजिस्ट्री वैलिड है। लेकिन दूसरे केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जालसाजी से रजिस्ट्री कराई गई है तो उसका कोई ठोस प्रमाण वादी को न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। अगर ठोस प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाएगा कि रजिस्ट्री वैलिड है। लेकिन अगर धोखाधड़ी का ठोस प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया तो निश्चित तौर पर मानिए ऐसे रजिस्ट्री को न्यायालय कैंसिल कर देगी। रतन सिंह बनाम निर्मल सिंह के इस केस में दोस्तों निर्मल सिंह ने मात्र न्यायालय में एक प्लीडिंग लिया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि यह रजिस्ट्री हमें धोखे से कराई गई।
लेकिन इसके पक्ष में कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सका, ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका कि यह रजिस्ट्री धोखे से कैसे कराई गई। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक धोखेधड़ी का या धोखाधड़ी का या फॉर्जरी का यानी जालसाजी का जब तक कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत अपने मुकदमे में नहीं कर दिया जाए, रजिस्ट्री को वैलिड माना जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जब कभी आप किसी रजिस्ट्री को न्यायालय में चैलेंज करें जो आपके द्वारा धोखाधड़ी से कोई करवा लिया है, उसके लिए धोखाधड़ी साबित करने के लिए न्यायालय में आप कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करें, नहीं तो उस रजिस्ट्री को वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए तो निश्चित तौर पर न्यायालय आपके द्वारा किए गए धोखेबाजी में इस रजिस्ट्री को, धोखाधड़ी की इस रजिस्ट्री को कैंसिल कर देगा। तो धन्यवाद।